नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं किसी नई शख्सियत के साथ। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि हैं श्री दिलीप कुमार जी, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं विंध्य हर्बल के। नमस्कार दिलीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपका विंध्य हर्बल किसी पहचान का तो मोहताज है नहीं। आजकल कोविड के बाद और उसके बाद से सभी की जुबां पे है, सभी लोग आपकी औषधियाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में एक वन औषधि का एक मंथन आपका हुआ था, काफ़ी आपके वैज्ञानिक शोधकर्ता बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो उसके पीछे के ऑब्जेक्ट क्या था, क्या उद्देश्य होगा? देखो, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि विंध्य हर्बल के द्वारा ये काफ़ी सालों के बाद में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमें ये मालूम करना था कि पूरे देश में कि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उस पर क्या क्या नए नए शोध चल रहे हैं और हमें क्या क्या शोध करने की आवश्यकता है जी। जिसके लिए हमने एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सितंबर में किया था जी। और करीब 6 राज्यों से और 40 से अधिक संस्थाओं के लोगों ने इस कार्यशाला में संगोष्ठी में सहभागिता दिया। और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी था कि कोविड के बाद में आपको मालूम है कि पूरे देश में, इवन यहाँ तक कि विश्व में कोविड ने काफ़ी त्राहि मचाई। कोविड के वजह से उसके बाद में जो तरह तरह की लोगों को कॉम्प्लिकेशन आए, उस पर भी लोगों के शोध पत्र बुलाए गए थे। उस पर भी हमें जानना था कि भविष्य में हमारी क्या रणनीति होना चाहिए। आपने बताया कि संगोष्ठी में उसका ऑब्जेक्ट ये था कि अभी नए नवाचार क्या चल रहे हैं, नए शोध क्या चल रहे हैं, उसके ऊपर एक चर्चा करनी थी। तो हर मेडिसिन का, चाहे एलोपैथिक हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। अभी तक जिन रोगों का इलाज चल रहा था या जिन रोगों की औषधि थी, अभी इस संगोष्ठी के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग शोधकर्ताओं ने कोई नई बीमारी के बारे में भी किसी चीज़ पे शोध किया हो या नई मेडिसिन का इजाद किया हो। हम सभी को मालूम है हमारी जो आयुर्वेदिक जो पद्धति है काफ़ी पुरानी है, हजारों साल पुरानी है जी। और इसमें लगभग जितनी भी हमारी जो प्रचलित बीमारियां हैं या पुरानी छोटी मोटी बीमारियां हैं जी, उनके लिए सभी के लिए कोई न कोई उपचार उसमें चरक संहिता में दिया हुआ है जी। और उसमें सभी हर्बल पौधों का उपयोग किया जा रहा। हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारी जो आने वाली भविष्य में ऐसी कौन कौन सी जो मुख्य बीमारियां हैं उनके लिए हमारी हर्बल फार्मुलेशन क्या होनी चाहिए जी। उस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि हम कह सकें कि छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक सभी के इलाज आयुर्वेद के माध्यम से संभव हैं या उसमें एलोपैथ को भी पूर्ण सहयोग एक कर सकती है। सर, आपकी ये जो संगोष्ठी थी, इसमें आपने उपचार की बात की, उसके लिए एक नई नई औषधियों की बात की, वहीं उससे जुड़ा हुआ जो रॉ मटेरियल है जो अमूमन जंगलों में ही मिलता है अभिप्राय है ना, इनकी नर्सरी या पार्कों में तो अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे आपके महुआ हो गया, शंख पुष्पी हो गई, क्या उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए? देखो, आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। पिछले कई दशकों से आपने देखा कि लोगों में आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ी हुई है। रुचि बढ़ने की वजह से जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनकी भी डिमांड बढ़ी है जी। डिमांड बढ़ने की वजह से उस आयुर्वेदिक दवा में प्रयुक्त होने वाली जो औषधियाँ हैं जी, उनका भी व्यापक उपयोग होने लगा है। कुछ हमारी जो औषधियाँ वो काफ़ी सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं, इस पे काफ़ी दबाव बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए कई बार लोग उपयुक्त मटेरियल नहीं सप्लाई करते हैं या उसमें हम कह सकते हैं कि मिलावट की बात करते हैं, या हम उसमें कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट, जिसको प्रतिनिधि द्रव्य, आयुर्वेद में एक प्रतिनिधि द्रव्य का उपयोग, शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका उद्देश्य होता है कि अगर ये दवा नहीं उपलब्ध है तो उसके दूसरी दवा कौन सी उपयोग क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। इन सब पे काफ़ी मंथन हुआ जी। और ये समय आ गया है कि जड़ी बूटियों के संरक्षण पे विचार करना चाहिए। नए क्षेत्रों में हमें उत्पादन की बात करना चाहिए, क्योंकि जंगलों में काफ़ी सीमित मात्रा में है जी। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि आपका चिरायता है। चिरायता केवल ये पहाड़ी क्षेत्रों में या उत्तराखंड या ऊपर के भागों में पाया था, केवल सीमित क्षेत्रों में। और चिरायता एक ऐसी औषधि है, लगभग काफ़ी आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग होती है। जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, मान के चलो आगे
आने वाले 5-10 साल में ये चिरायता ख़त्म हो जाएगा। तो हमें चिरायता के विकल्प के रूप में सोचना चाहिए या हमें चिरायता को अन्य क्षेत्रों में उसके उत्पादन के लिए उसके लिए बात करनी चाहिए। तो आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। तो ये जैसे आपने चिरायता की बात की कि आने वाले समय में इसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो इसको किसी विशेष मौसम, विशेष जोग्राफिकल उसमें ही इसका प्रोडक्शन होता है या इसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है? जैसा मैं बताऊं कि अपने मध्य प्रदेश चिरायता तो मिलता है जी। चिरायता का एक सब्स्टिट्यूट या प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में हम कड़ू चिरायता जी। जिसको एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा बुलाते हैं हम्म। और ये किंग ऑफ बिटर्स भी बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे मध्य में पाया जाता है, बट चिरायता नहीं मिलता है। अच्छा। तो चिरायता के जो गुणधर्म हैं और जो हमारा जो कड़ू चिरायता के जो गुणधर्म लगभग आपस में मिलते जुलते हैं। दूसरी अवधि हमारी जनाई, जनाई भी वही गुणधर्म है जो उसमें हैं जी। लेकिन ये भी झबुआ और ये धार या कुछ सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उद्देश्य ये है कि चिरायता तो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में या ठंड वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अच्छा। इसको अन्य क्षेत्रों में लगाना, उस पर हमें काफ़ी शोध करने की आवश्यकता है या ऐसी हमें प्रजातियां विकसित करें जो अन्य क्षेत्रों में लगाई जा सके। किन रोगों में इसका इस्तेमाल होता है या किन औषधियों में? मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मलेरिया, जितनी भी फीवर वाली जितनी भी बीमारियां हैं जी, वो सभी में चिरायता का उपयोग होता है। अरे वाह। और चिरायता में मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। आप जैसे एमारो जेनेटिन है जी, एमारो सोरिन, ये उसी में पाया जाता है और ये ऐसे इनको हम बायोमार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चाहे जितनी भी बीमारियां हैं काफ़ी उनमें उपयोगी है। जी। तो इसलिए केमिकल कंपोजिशन की दृष्टि से भी चिरायता काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद से लोग थोड़ा घबराते भी हैं, एक तो थोड़ा सा डिले होता है, इलाज में देर से होता है, लेकिन दुरुस्त होता है, ये बात तो ठीक है। महंगा भी है, तो महंगा होने का कारण भी यही है कि बड़ी दुर्लभ प्रजातियां हैं, इस वजह से उस नहीं, इस कॉस्ट। पे हम इससे कि इस बात से आपसे सहमत नहीं कि महंगा होता है। जी। ये सहमत हैं कि इसमें थोड़ा सा बीमारी को क्योर करने में समय जरूर लगता है, लेकिन आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होता है आयुर्वेद में हमारा जो पेशेंट है वो पेशेंस नहीं होता, उसमें धैर्य नहीं होता है, ठीक, इंतजार करना पड़ता है। जी जी। तो अगर आप नियमित हमारी एक लाइफ स्टाइल हो जिसमें हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। जी जी। हमारे भारतीय किचन में वो सारी चीज़ें, जड़ी बूटी हम का उपयोग करते हैं जी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी। बट समय के साथ साथ लोग उनका इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिए, जी। बट हमें उनका नियमित उपयोग करना चाहिए। सर, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
सर कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करते हैं अपन। जी। सर, एक केरल में अगर बात की जाए तो नेचुरोपैथी की अगर बात होती है कहीं पे, तो एक केरल स्टेट की बात आती है, चाहे सिरोधारा है या और भी दूसरी जड़ी बूटियों की बात करते हैं। जंगल हमारे यहाँ, सारी चीज़ें हमारे यहाँ, 70% जंगल से हम लोग घिरे हुए हैं और शुरुआत केरल से हो गई। हम लोग कहाँ पीछे रह गए सर? हाँ, देखो हम पीछे कहीं नहीं रहे, वो भी जैव संपदा से भरपूर प्रदेश है केरला। जी वहाँ की कुछ ऐसी पारंपरिक पद्धतियाँ हैं जी जिनको यूँ कहिए कि अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। और उन लोगों ने अपने दैनिक जीवन में इसको काफ़ी महत्व दिया है। जी दूसरा, वहाँ का आयुर्वेद एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेंटर भी, केंद्र भी है। वो तो टूरिज्म सेंटर बना हुआ है। टूरिज्म सेंटर बना हुआ है। जी हमारे वहाँ मध्य प्रदेश में ये सही है, जैव विविधता की दृष्टि से, हर्बल जड़ी बूटियों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जी अब जैसे हमारे बिंद हर्बल के या लघु वनोपज संघ के करीब प्रदेश में 29 संजीवनी केंद्र हैं। और यहाँ पे भी हम नेचुरोपैथी या हर्बल की जितनी भी विधाएं हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा अभी भोपाल में संजीवनी में हमारे जो सिरोधारा हैं, कटी बस्ती है, बहुत सारी चीज़ों को हम शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया और लोग आ भी रहे हैं। तो केवल इसको लाइफ में ढालने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि उसको धीरे धीरे उसको उपयोग करेंगे। सर, भोपाल को एक सौगात मिली है, बड़े बड़े जंगल हैं भोपाल में, जैसे एकांत पार्क एक जंगल के नाम से जाना जाता है, आपका लाहौरपुर का है, 3-4 इस तरह के। तो इस जगहों पे, इन सेंटरों पे भी क्या कोई ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए? देखो, किसी भी काम को प्रारंभ करने के पहले हम उसको एक अध्ययन करते हैं जी कि वहाँ पे अगर हम कोई वेलनेस सेंटर या हम ये आयुर्वेद का केंद्र वगैरह कोई बनाते हैं जी उसकी कितनी संभावनाएं हैं। अब लाहौरपुर में हमारा इकोलॉजिकल पार्क है, जी जी वहाँ भी हम कुछ शुरू किए हैं। हमारी जो दवाएं वगैरह वहाँ रखी रहती हैं, उपयोग भी करते हैं और मॉर्निंग में सुबह लोग घूमने के लिए भी आते हैं। जी तो इस तरीके जहाँ जहाँ हमारी संभावनाएं लगती हैं, क्योंकि सिस्टम को हमें सस्टेन करना पड़ता है। सस्टेन करने के लिए ज़रूरत है कि हम जो भी वहाँ पे चीज़ें रखें उनका व्यापक उपयोग हो और लोग जब उपयोग करेंगे तो वहाँ की जो एक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा जी और माली हालत भी सुधरेगी, उसको हम ध्यान में रखते हैं। आयुष विभाग ने भी अब कार्यशाला में भाग लिया था, वहाँ के काफ़ी आयुर्वेद के जो अपने बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो लोग भी आए थे। किस तरह की आपको उनकी प्रतिक्रियाएं मिली और किस तरह का उनको लाभ पहुँचा होगा? देखो, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो उद्देश्य था, हमारे जो चीज़ें, हमारे जो हर्बल फार्मुलेशन है जी उनका एक तो दस्तावेजीकरण होना चाहिए, उनका प्रमाणीकरण होना चाहिए, जी हमारा मानकीकरण होना चाहिए। कौन सी दवा कितनी प्रभावी है, जी कौन सी दवा एक दूसरे की दवा के प्रति प्रतिक्रिया परस्पर होती नहीं होती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला रखी गई थी। जी और समय की दृष्टि से काफ़ी प्रासंगिक कार्यशाला थी और भोपाल के जितने भी आयुर्वेद के कॉलेज थे उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया है और काफ़ी लोगों ने अपने अनुसंधान पेपर भी प्रस्तुत किए हैं। तो ये इस जाहिर है कि लोगों में रुचि है और जो हमने कार्यशाला किया है उसका हमें बिंद हर्बल को और वहाँ के जितने भी हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो पहले तो वैद्यनाथ और डाबर आया करता था, फिर अब पतंजलि ने जगह ले ली। तो ये लोग तो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, विंध्य हर्बल हमारा लाइमलाइट में नहीं रहता सर। लाइमलाइट में रहने की ज़रूरत नहीं, यूँ कहिए कि हाँ, हमें लोगों तक एक आउटरीच बढ़ाना है जी और बिंद हर्बल वैसे कोई परिचय का मोहताज तो नहीं है। जी जी हम उतने व्यापक स्तर पे ग्रोथ नहीं कर सकें जितना पतंजलि और डाबर और अन्य विधाओं ने काफ़ी कम समय किया। लेकिन ये सही कि हमारी जो बिंद हर्बल की जो दवाएं हैं जी वो शुद्धता एवं प्योरिटी के लिए ही जानी जाती हैं जी जी और लोगों में बिंद हर्बल की दवाओं के प्रति काफ़ी रुझान भी है। बालकृष्ण जी भी आए थे,
उनके साथ जो उन्होंने स्टेज पे मंच से जो अपने विचार साझा किए, उसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ निकल के आएगी जिसमें अपने प्रदेश को फ़ायदा मिले या अपने विंध्य हर्बल को फ़ायदा मिले? तो बल्कि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी कि साहब उनको लाना बड़ा मुश्किल था, अगर वो आप दिलीप जी अगर नहीं होते तो शायद मैं वो आते भी नहीं। तो मंत्री जी भी बड़े उत्साहित थे कि वो यहाँ आए हैं। तो अब आज की तारीख में ऐसा कोई MOU या इस तरह का कुछ? देखो, इस दिशा में हम लोग यूँ कहिए कि काम कर रहे हैं। अब उन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी की जो अवधारणा, जो विषय वस्तु थी और जो हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी की जो अनुशंसाएं थी, जी काफ़ी उन्होंने सराहना किया है, जी जी भूर प्रशंसा किया है। और इस प्रकार के आयोजनों को भविष्य में भी करने के लिए हम लोगों को सराहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। कि ये सही, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जी जी उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी। अब इस आयोजन, इस संगोष्ठी के बाद, इस कार्यशाला के बाद तो विंध्य हर्बल के कुछ प्रोडक्ट आप और बढ़ाने वाले हैं? ये सही है कि हमने कुछ अभी दवाएं, अभी नए हमारे जो फार्मुलेशन है वो बना रहे हैं और उम्मीद है आने वाले समय में हमको लॉन्च करेंगे। अभी फिर से वन मेला शुरू होने वाला है, नवंबर दिसंबर आ गया, क्या तैयारियां हैं उसकी? अपने नया आप क्या लाने वाले हैं, क्योंकि आप तो वन उपज में भी आपकी अहम भूमिका रहती है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले की पूरी तैयारियां पूरे शबाब पे हैं जी और हमारे प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह साहब ने सभी को अलग अलग दायित्व दे दिए हैं। जी जी चूँकि मैं प्रचार प्रसार का और ये शोध का कार्य मैं देखता हूँ, तो हम प्रयास करूँगा कि विंध्य हर्बल की तरफ से जो जो फार्मुलेशन नए हो सकते हैं उनको हम मेला के अवसर पे उनको लॉन्च करेंगे। जी और हमारा मेला ये 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच रहेगा। जी जी। तो मैं चाहता हूँ पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हो और निर्विघ्न रूप से हमारा मेला संपन्न हो। जी। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, हर साल वो इंटरनेशनल मेले के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल नेपाल के अलावा कोई दूसरा कंट्री आती नहीं है। तो या तो इंटरनेशनल हटा दिया जाए या वाकई में कम से कम 8-10 कंट्री तो आ जाए। नेपाल ने पिछले साल 7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। जी जी। ये सही है कि कोरोना की वजह से ऑफलाइन मोड में लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जो सार्क कंट्रीज हैं जी। उनको हम यहाँ पे बुलाने का प्रयास करें ताकि सभी लोग यहाँ पे आकर के अपने अपने प्रेजेंटेशन दें। सर, एक कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक किसी महिला के किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप लोग अब दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को सुबह उठ के लेना चाहिए, रात के सोते समय लेना चाहिए, खाने के पहले या खाने के बाद? कुछ घरेलू नुस्खा भी दीजिए सर, कि जो घर पे बैठ के एक महिला बना ले और सबको स्वस्थ रख सके। देखो, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस भी है, दादी माँ के नुस्खे। जी सर। दादी माँ के नुस्खे कहाँ से आए? किचन से ही आए। किचन से। ठीक। मैं एक जस्ट 1 मिनट लूँगा, कहानी बताऊँगा जी। कि एक डॉक्टर साहब थे, तो सभी दवाओं पेशेंट का इलाज करते थे। जी जी। और जिस पेशेंट का उनके दवा से या प्रिस्क्रिप्शन से कोई उपचार नहीं होता तो एक पुड़िया पे लिख करके दे देते थे। हाँ। और जो उनका नज़दीक के कंपाउंडर उसको देते कि उसको दे देना। तो लोग बड़े कौतूहलपूर्ण रोज भी, सबका तो ये करते रहते हैं, बहुत एक आधे होते हैं वो पर्ची लिख देते हैं। तो एक काफ़ी महिला जी तो उसने सोचा ये पुड़िया पे है क्या, इसमें ऐसी कौन सी दवा लिखी है जो ठीक हो जाती है। तो महिला उस पुड़िया के जहाँ लेके गए तो पीछे पीछे चल दी। जी जी। तो पीछे जब चल दी तो पता चला एक पीछे बुढ़िया, मतलब बहुत वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तो उसमें लिखा था वही दादी माँ, और कुछ नहीं लिखा। तो जो बच्चा था वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उस बच्चे को दादी माँ ने अपने गले लगा लिया। जितना लाड़ प्यार करना था और सब उसको किया। जब 2-4-6 बार रोज यही किया तो बच्चा ठीक होने लगा। तो कि जब कोई दवा असर नहीं करती, दुआ असर काम करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी दवाओं में आस्था होना चाहिए। अब चूँकि पूछा आपने, ऐसी कौन सी चीज़ें होती जो हमें नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। जी। आपको लहसुन होता है जी, जिंजर अदरक होती है जी सर, काली मिर्च होती है जी जी, दालचीनी होती है। बताओ क्या नहीं होता? सभी के किचन में सभी कुछ सारी चीज़ें होती हैं जी। अगर आपको गला ठीक रखना है जी, थोड़ा सा काली मिर्च से इस्तेमाल करो,
जी ठीक, ठीक। वो चाहे किसी रूप में, जी बट वो कालीन इस्तेमाल करना है। आपको लगता है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बीपी वो ऐसा कुछ ज़्यादा रहता है, नियमित आप सुबह 3 कली लहसुन आप ले लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, लहसुन लीजिए। मैं भी इस रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सो चबा के खाना चाहिए या मैं हल्का सा भून के मैं चबा लेता हूँ। चबा लेते तो मैं चाय के पीने से पहले सबसे पहले मैं लहसुन खाता हूँ। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जो आप, जैसे हमने अभी बिंद हर्बल में त्रिकुटु इस्तेमाल किया था। त्रिकुटु में क्या 3 चीज़ें वही, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी। जी इन चीज़ों को आप इस्तेमाल अगर करते रहेंगे जी तो आदमी अपने आप स्वस्थ रहेगा। एक चीज़ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसमें उत्तर भी निहित है, क्योंकि आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ। जी आयुर्वेदिक जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, दवाएं हैं, जी एक तो उनको पहले निकालने के समय होता है, जी कौन सी जड़ी बूटी आप किस समय में आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ फिर कौन सी जड़ी बूटी आप किस समय आपको खाना है। जी अब आप ये मान के चलें यार रात में खाएंगे तो उसकी सबकी हर जड़ी बूटी की तासीर अलग अलग होती है। जी फिर आपका भारतीय पद्धति 3 चीज़ें अगर ध्यान रखी गई हैं, वात पित्त कफ, आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं। जी तो जो हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सबसे पहले देखता है कि वात वाले व्यक्ति हैं, पित्त वाले, या 2 वाले हैं या 3 वाले हैं, उसके हिसाब से दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर हमने बोला कि लहसुन आपको सुबह खाना है तो सुबह ही खाना है, ठीक, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी गर्म पानी से पी लीजिए तो मुंह में कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। तो हर दवा का खाने का समय होता है। सर अब वापस आपके विंध्य हर्बल पर आते हैं। बहुत सारे आपके प्रोडक्ट हैं। रॉ मटेरियल के लिए आपको वनोपज संघ से बहुत सारी मदद भी मिल जाती होगी, वहाँ पे आते होंगे, वहाँ से आप लोगों को सप्लाई भी मिल जाती होगी। और उसके अलावा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आप सेल कहाँ कहाँ हो रही है, अपनी किस किस प्रदेशों में हो रही है? तो आपने सही पूछा कि हमारा बिंद हर्बल का जो अस्तित्व जो है जी 2005 से जब से गठन हुआ, तब से ज़्यादातर हम जितनी भी दवाएं बनाते हैं जी उनको प्रदेश के आयुष विभाग को सप्लाई करते हैं, क्योंकि हर स्तर पे कंपटीशन काफ़ी है। और हम आउटरीच बढ़ाने के लिए अन्य प्रदेशों में भी अपनी दवाओं को सेल करते हैं। अभी तक 15-16 राज्यों में हम दवाई सप्लाई करते हैं। उसमें एज ए हम एक सेपरेट एंटिटी के रूप में उनके टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब हमारे रेट अप्रूव हो जाते हैं तो उनको हम दवाएं सप्लाई करते हैं। अभी आपको मालूम बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जी जी हमने आयुष 64 दवा सप्लाई किया, और ये दवा इतनी अचूक दवा है कोरोना के लिए, कोरोना के लिए, मलेरिया के लिए, और ये हमने पहली बार दवा बनाया है। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे उसको तारीफ़ किया है। अभी हम झारखंड के लिए, दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए, बहुत सारे राज्यों में सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आउटरीच भी बढ़ा रहे हैं, और हमारे चाहते हैं कि बिंद हर्बल का एक अस्तित्व जो है जी जी और जो मार्केट में अग्रेसिव तरीके से हम आगे आए, उस पे भी हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी एक सर्विस का भी एक टाइम आएगा जब आपको रिटायरमेंट आप लेंगे या होंगे, उसके बाद की क्या प्लानिंग है सर? क्या आपके पास इतना अथाह ज्ञान है, सब कुछ है, तो फिर ये कहीं ऐसा ना हो कि यहीं आके रुक जाए? देखो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हमेशा मन में एक चाह रहती है कि आदमी को रिटायरमेंट जैसा फील नहीं करना चाहिए। जी हमेशा कोशिश करना चाहिए यंग एंड एनर्जेटिक बना रहे। जी जी वो जब ही रह सकते हैं जब आप किसी न किसी काम में लगे इन्वॉल्व रहते हैं आप। तो चाहें कि हम जो सोसाइटी से लिया है वापस उसको उसको करें। सोसाइटी को कैसे वापस करें, रिटर्न करने। जी। तो मैं जीवन पर्यंत कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सेवाएं समाज को देता रहूं, निरंतर देते हैं। देता रहूं। सर एक स्कॉच अवार्ड भी आपको मिला था। ये हम लोगों को अभी अप्रैल में एक स्कॉच अवार्ड मिला है, जी जी जिसमें बिंद हर्बल के द्वारा कोरोना पीरियड में आयुर्वेद दवाओं को जो जन जन को तक पहुंचाने का कार्य किया गया है, जी जिसको बोलते हैं लोकल फॉर वोकल्स। हाँ हम रॉ मटेरियल यहाँ की जो प्राथमिक वनोपज समितियाँ हैं या हमारे जो किसान हैं उनसे खरीदते हैं, और उस मटेरियल का उपयोग करके हम जो दवाएं बनाते हैं ये हम आयुष विभाग को सप्लाई करते हैं। इसके रिजल्ट बताते हैं कि जहाँ जहाँ कोरोना हुआ तो उसमें मॉर्टलिटी रेट में या डेथ रेट में काफ़ी रिलीफ मिला था। उसकी वजह से हमें भी स्कॉच अवार्ड 2021-22 का मिला है, जिसके लिए हम उनको, संस्थाओं को, सबको धन्यवाद देते हैं। जी जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि लोकल फॉर द वोकल के लिए जो एक आपने एफर्ट्स लगाए, विंध्य हर्बल को आपने एक नई दिशा दी
उसके लिए आप वाकई में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं सर कि इसी तरह से निरंतर आप चलते रहें और वन मेला जो आने वाला है इसमें कोई नई चीज़ लेकर आएँ, किसी को नई दिशा और नया मार्गदर्शन दें। ये हमारी आपसे आशाएं रहें, आकांक्षाएं हैं। हमें उम्मीद है कुछ नया आगे करूं, जी सर। ये हमारा एक निरंतर प्रयास बना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने समय दिया। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।